हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। सृष्टि, प्रथम, अनुराग, देवेश, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं भाई सभी? जल्दी से आ जाओ। फिर आज हम एरिया अंडर द कर्व को शुरू करेंगे। आ जाओ जल्दी से। जतिन, अमन, गुड इवनिंग, नमस्ते। सर रिवीजन के लिए कैसे करें? कुछ क्वेश्चंस भूल जाते हैं, कैसे सोल्व करने हैं? यार ये तो प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब समझ आएगा अच्छे से। अनुराग, चीज़ों को रिवाइज करते रहो। अभी तो सिलेबस कंप्लीट करो। मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करूँगा, कोई ना कोई, जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तो वो लगाओगे तो चीज़ें रिवाइज हो जाएगा। सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे हम। एरिया वाला क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एरिया का तुम्हारा बोर्ड में। बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो करेंगे हम आज, कल। आज मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और हो सका तो फ्राइडे को भी, मे बी फ्राइडे को ज़रूरत हुई तो करेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर ज़रूरत लगी तो कर लेंगे, नहीं लगी तो नहीं करेंगे। क्योंकि एरिया वाला अब काफ़ी आसान बना दिया गया है क्वेश्चन। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता था, अब इजी होता है। तो अगर, मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि अगर एरिया वाला क्वेश्चन तैयार करना है तो मोस्टली एनसीईआरटी पे डिपेंड रहो। जो नई वाली एनसीईआरटी आई है वो करो अच्छे से, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो बस। ना तो आर डी शर्मा के चक्कर में पढ़ना, ना इसके चक्कर में, ना उसके चक्कर में। ये एरिया वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना, और मैं तो तुम्हें दूंगा ही, वो शीट कर लेना, वो काफ़ी है। अब ये तो धीरे धीरे प्रोसेस अनुराग चलता रहेगा। रिवीजन करते रहोगे, एग्जाम से पहले तैयारी करोगे तो चीज़ें याद आ जाएंगी। चाहिए हमें क्या क्या इस चैप्टर के अंदर? हमें थोड़ा सा यूज लगेगा किसका? कुछ कर्व्स का। हमें कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में पढ़े थे। तो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ चीज़ों को, और 10-15 मिनट के अंदर फिर मैं डायरेक्टली तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊंगा। इतना कुछ है नहीं, अच्छे से समझ आ जाएगी बात। सबसे पहले हमें जो है ना, कर्व्स पता होने चाहिए कि कर्व्स होते क्या है। ठीक है, कर्व्स में सबसे पहले आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें अच्छे से पता है, बनानी आनी चाहिए। मतलब एरिया वाले क्वेश्चन में हमें चीजों को ड्रॉ करना है, रफ स्केच बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन तो सबको बनानी आती होगी जहां तक मुझे लगता है। स्ट्रेट लाइन बनाने में तो किसी को कोई समस्या नहीं है, 10वीं क्लास से हम बना रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को। दूसरा जो कर्व आता है वो आता है एक सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है भाई? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरीके से एक सर्कल लिखा जाता है। इस तरीके से क्या लिखा जाता है? एक सर्कल लिखा जाता है। अच्छा, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो किस फॉर्म में होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि x और y की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। तो ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या होगा? जिसका सेंटर होगा h कोमा के। सेंटर तो होगा तुम्हारा h कोमा के, और इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी a। रेडियस a होगी, सेंटर होगा h कोमा के और रेडियस होगी a। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि ये सर्कल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये सर्कल कैसा है? ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है 0 0। एक्स में से क्या घट रहा है? 0। वाई में से क्या घट रहा है? 0। एक्स और एच और के की जगह कौन है? 0 0। और ये क्या है? ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी रेडियस 2 है। तो ये सर्कल फिर तुम्हें कैसा दिखेगा? ये वाला सर्कल अगर मैं बात करूं तो सेंटर तो 0 0 होना चाहिए और रेडियस 2 होनी चाहिए। तो ये सर्कल हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये रफ स्केच हमें ड्रॉ करना आना चाहिए कि ये वाला सर्कल ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? इसका सेंटर तो क्या रहेगा? 0 0, और इसकी रेडियस 2 रहेगी। तो ये ड्रॉ करना आना चाहिए, ये कंपलसरी है। समझ आ रही है बात? अगर यहाँ पे सर्कल कुछ और होता तो फिर और कहीं सेंटर बनता उसका।
ठीक है, बस यही कराया अनुप्रास। तो सर्कल के बारे में भी हमें ठीक ठाक नॉलेज है, सर्कल भी ज्यादा परेशान नहीं करेगा मुझे। सर्कल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है पैराबोला। हमें पैराबोला की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये मान के चलो कि 95% चांस है कि पैराबोला ही आएगा, पैराबोला पे से ही क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलो, बहुत सारे चांसेस हैं। पैराबोला हमारे पास 4 तरीके के होते हैं। पैराबोला हमारे पास क्या होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। पर अब मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं समझाऊंगा जिस तरीके से हम 11वीं क्लास में समझते हैं। मैं तुम्हें सीधा और एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा पैराबोला ड्रॉ करने का, जिससे तुम डायरेक्टली बनाओ, कुछ रट्टा ना मारना पड़े। पैराबोला की पहचान क्या होगी कि पैराबोला दिया हुआ है, सबसे पहले तो पहचान करना है। देखो जैसे लाइन के अंदर कैसे पहचान करनी है, x का कोफिशिएंट 1, y का x की पावर 1, y की पावर 1, ठीक है। और सर्कल के अंदर क्या होगा, x के अंदर भी स्क्वायर होगा, y के अंदर भी स्क्वायर होगा, और x और y का कोफिशिएंट सेम होगा। x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। जब दोनों सेम होते हैं तो सर्कल बन जाता है। पहचान आनी चाहिए। पैराबोला की पहचान क्या होगी, एक वेरिएबल की तो डिग्री होगी, वन वेरिएबल विल बी इन डिग्री 2 and other one will be in degree 1, ठीक है। तो एक वेरिएबल की डिग्री तो होनी चाहिए 2 और एक वेरिएबल की डिग्री होनी चाहिए 1। जो बच्चे मुझसे पढ़े थे 11वीं क्लास के अंदर उनको तो रत्ती भर भी समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने उनको कोनिक बहुत अच्छे से कराया था। जो बच्चे दूसरे कहीं से आए हैं उनके लिए थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ करना जरूरी है। तो एक वेरिएबल की डिग्री अगर 2 में दिखे और एक वेरिएबल की डिग्री 1 में दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पैराबोला है। अब उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या ये तुम्हारा एक पैराबोला है, बताओ क्या ये तुम्हारा एक पैराबोला है या नहीं है। y इज इक्वल टू रूट एक्स। सबसे पहले पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे कि इसको क्या लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक की डिग्री 2 है और एक की डिग्री 1 है, तो ये पैराबोला है। अब इसको ड्रॉ करना है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखो, इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखो। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि किस टर्म के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। सबसे पहले तुम्हें वो देखना है। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि किस टर्म के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। किसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर को फोकस में ले आओ। तो स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है वाई के ऊपर। स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है, वाई के ऊपर। जिस भी चीज के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर रख दो। जिस भी चीज के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो किसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, y के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो मैंने y को 0 के बराबर लिख दिया। ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन बन के आएगी हमेशा। ये लाइन कौन सी हो गई, ये x एक्सिस हो गई तुम्हारी। ये लाइन क्या हो गई, x एक्सिस। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो x एक्सिस के अबाउट बनेगा। अब x एक्सिस के अबाउट हमारा पैराबोला या तो ऐसा दिखेगा या हमारा पैराबोला ऐसा दिखेगा। अब ये डिसाइड करना है कि पैराबोला ऐसा दिखेगा, इसको तो बोलते हैं राइट पैराबोला। ये राइट साइड में बनाया तो इसको राइट पैराबोला, ये लेफ्ट में बनाया तो इसको लेफ्ट पैराबोला। और ये बनेगा कहां से भाई, पैराबोला यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां कैसा पैराबोला बनेगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि ये पैराबोला बनेगा किसके अबाउट। ये जो x एक्सिस आई है, जो y इज इक्वल टू 0 आया है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये तुम्हारे किसी काम की चीज नहीं है, बस ये हमें पता होना चाहिए कि बनेगा कैसे। इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये डिसाइड करो कि पैराबोला राइट में बनेगा कि लेफ्ट में बनेगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पैराबोला ऐसे बनेगा या पैराबोला ऐसे बनेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, दूसरे वाले वेरिएबल से।
दूसरे वाला वेरिएबल कौन है, x। इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बनेगा राइट, अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो बनेगा लेफ्ट। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, +1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, +1 है, तो ये राइट में बनेगा। इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, ऐसी शक्ल का बनेगा। पर अब बात ये आती है कि सर बनेगा कैसे, ये तो बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे, राइट पैराबोला तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो हमें फिर उसके बाद क्या देखना है कि x में से क्या घट रहा है और y में से क्या घट रहा है। हमें ये चीज देखनी है कि x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y-0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और RHS के अंदर भी मैं इसको x-0 लिख सकता हूं। तो x में से क्या घट रहा है, 0, पहले x का लिखना है, x में से क्या घट रहा है 0 और y में से भी क्या घट रहा है 0, तो 0 0 आ गया। 0 0 इसका क्या है, वर्टेक्स है, इसको क्या बोला जाता है, ये पैराबोला का वर्टेक्स हो गया। जो x में से घट रहा है और जो y में से घट रहा है इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। तो 0 0 मेरे पास क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। तो 0 0 से शुरू करना है और एक राइट पैराबोला बनाना है। तो 0 0 से शुरू करेंगे और एक राइट पैराबोला ऐसा बना देंगे, रफ स्केच, ऐसे हमारा पैराबोला खींचेगा। समझ आई बात, ऐसे हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। जैसे कि मैं एक दो और कराता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 2y + 4 = 0। सबसे पहले पहचानो क्या ये पैराबोला है, सबसे पहले पहचान में आना चाहिए कि ये कर्व चीज क्या है। ये कर्व क्या चीज है तुम्हारी, ये कर्व तुम्हारा एक पैराबोला है। समझ आ रही बात, ये कर्व तुम्हारा क्या है, एक पैराबोला है, क्योंकि इसके अंदर x की डिग्री तो 2 है, x के ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, पर y की डिग्री 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक और लीनियर है, तो ये पैराबोला है। इसको पहले सही फॉर्म में लिखो। जो हमारा पैराबोला होता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है, एक तरफ तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है और एक तरफ हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होता है। पहले इसको सही से लिखो, एक तरफ क्वाड्रेटिक लिखो और एक तरफ लीनियर लिखो। तो क्वाड्रेटिक वाले को एक तरफ करो और लीनियर वाले को एक तरफ करो। वो कैसे करोगे, x-1 का होल स्क्वायर को तो एक तरफ और बाकियों को उठा के उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, -2y - 4 = 0 हो जाएगा। -2y + 4, सॉरी = कहाँ लगा दिया, ये दोनों उधर चले जाएंगे, -2y - 4। y का कोफिशिएंट में कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो y का कोफिशिएंट जो भी हो उसको कॉमन निकाल लो साइड में से। y का कोफिशिएंट जो भी हो ना, यहाँ पे RHS में कुछ भी हो उसको बाहर निकाल लो, -2 को बाहर निकाल लिया तो ये y + 2 हो जाएगा। ये हमारा पैराबोला अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। अब इसको ड्रॉ करना है एकदम सेम प्रोसेस में, ठीक है। यानी कि हमारे पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी दिखनी चाहिए। देखो LHS के अंदर तो तुम्हें स्क्वायर दिखे और यहाँ पे तुम्हें लीनियर दिखे, यहाँ पे एक कुछ भी कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी, यहाँ पे x और y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना है। अगर x और y के साथ कुछ मल्टीप्लाई में छोड़ दिया तो फिर वर्टेक्स गलत निकलेगा, ठीक है ना, ऐसी फॉर्म दिखनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें वही देखना है कि स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है। स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है x-1 के ऊपर। तो x-1 को उठाओ और 0 के बराबर रख दो। स्क्वायर लिखा हुआ है x-1 के ऊपर, तो x-1 को 0 के बराबर रख दो, तो x = 1 आ गया। तो ये क्या आ गई, एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गई। x = 1 लाइन कैसी दिखेगी, ये बनानी नहीं है, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। x = 1 लाइन यहाँ से ऐसी जाएगी 10 पॉइंट से, x = 1 लाइन यहाँ से जाएगी, ये x = 1 लाइन है। तो हमारा पैराबोला अब इसके अबाउट बनेगा। अब खड़ी लाइन के अबाउट बनेगा, तो या तो पैराबोला ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा या पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। इस पैराबोला को क्या बोला जाता है, ऊपर वाले को अपवर्ड बोला जाता है, नीचे वाले को डाउनवर्ड बोला जाता है। ऊपर वाले को अपवर्ड, नीचे वाले को डाउनवर्ड। समझ आई बात। तो अब सेम चीज डिसाइड करेंगे कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। अब कमेंट करके बताओ, अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। जैसे पॉजिटिव था तो राइट, नेगेटिव था तो लेफ्ट,
वैसे ही पॉजिटिव है तो अपवर्ड और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। बताओ अपवर्ड बनाऊं कि नेगेटिव डाउनवर्ड बनाऊं? y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? y का कोफिशिएंट कितना है? -2 दिख रहा है, -2, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ इसका फेस होगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि बनेगा कहां से? y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? -2 दिख रहा है, ये काउंट होगा ना यहाँ पे। ये -2 को कहां भूल गए? y का कोफिशिएंट तो -2 ही है। पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, अब ये देखो बनेगा कहां से? तो x में से क्या घट रहा है? x में से क्या घट रहा है? x में से घट रहा है 1, x में से घट रहा है 1, और y में से क्या घट रहा है? y में से घट रहा है -2। अगर तुम यहीं देखोगे तो फिर 2y में से घटा हुआ दिखेगा तुम्हें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि y में से घटा हुआ साफ साफ दिख जाए। तो x में से घटा हुआ दिख गया 1, y में से घटा हुआ दिख गया -2। ये हमारा वर्टेक्स बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा? वर्टेक्स। और जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा इस एक्सिस के ऊपर ही मिलता है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 कहीं आइडिया से यहाँ नीचे मिलेगी भाई, x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू -2 नीचे मिलेगी। यहां से हमारा पैराबोला शुरू होगा और ऐसे नीचे की तरफ चले जाएगा, ये हमारा पैराबोला ऐसा बनेगा। अब ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड करा दिया, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं देगा, पर सारी चीजें इसमें समझ आ गई होंगी तुम्हें, शायद इसके अंदर तुम्हें सारी की सारी बात सीधी सीधी समझ आ ही गई होंगी। बोलो अब कोई पैराबोला कहेगा तो बना लोगे? अगर कोई पैराबोला वो तुम्हें देगा तो क्या पैराबोला बना लेंगे? बोलो सर -2 क्यों लिया? y में से क्या घट रहा है भाई? y में से घट क्या रहा है? y में से सबट्रैक्ट क्या हो रहा है, ये बोल रहा हूं मैं। y में से सबट्रैक्ट क्या हो रहा है, समझ रहे हो? y में से सबट्रैक्ट क्या हो रहा है, ये बोल रहा हूं। यहां तो y में ऐड हो रहा है ना, तो सबट्रैक्ट होने वाली चीज देखनी है मुझे। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराबोला। एक इलिप्स को और देख लो, इलिप्स भी हो सकता है कई बार दे दे वो, वैसे तो नहीं देगा इलिप्स, पर फिर भी हम देख लेते हैं सेफ साइड के लिए। इलिप्स को और देख लो। इलिप्स की दो फॉर्म्स होती हैं, दो तरीके के इलिप्स बनते हैं। एक तो बनता है इस तरीके का, x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक बनेगा ऐसा, x² / 3 का स्क्वायर y² / 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हमारा इलिप्स ऐसा बने जिसमें x के नीचे कुछ बड़ा नंबर हो, x के नीचे क्या हो? बड़ा नंबर, और y के नीचे छोटा नंबर हो। x के नीचे बड़ा और y के नीचे छोटा अगर है, तो जो हमारा इलिप्स बनेगा वो x एक्सिस के ऊपर फैला हुआ बनेगा। x के नीचे बड़ा है, यहाँ पे x के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू लिखी जाएगी 4, और y के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू लिखी जाएगी 3। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो x के नीचे बड़ा लिखा है, तो जो हमारा इलिप्स है ना वो x के ऊपर ऐसा बनेगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट होगा ये तो होगा बड़े वाला 4,0, और ये वाला हो जाएगा -4,0, ये वाला हो जाएगा 0,3, ये वाला हो जाएगा 0,-3। या फिर ऐसा हो सकता है कि x² / 3 स्क्वायर दे दे और y² / 4 स्क्वायर दे दे इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हम a की वैल्यू 4 ही लिखेंगे और b की वैल्यू 3 ही लिखेंगे, क्योंकि a जो होता है ना वो b से बड़ा ही मान के चलते हैं हम। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। आ रही बात समझ में? पर अब यहाँ पे जो बड़े वाली चीज है वो कहाँ पे है? वो y के पास है। तो ये वाला जो इलिप्स बनता है ये वर्टिकल इलिप्स बनता है, यानी कि ये y एक्सिस पे फैला हुआ होगा। यानी कि ये क्या होगा? ये y एक्सिस पे ऐसे फैला हुआ होगा। समझ रहे हो बात को? ये क्या होगा? y एक्सिस पे फैला हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला 0,4 मिलेगा, और ये वाला 0,3 मिलेगा, 3,0 मिलेगा। ये छोटा मिलेगा, दिख भी रहा है, ये बड़ा मिलेगा, ये छोटा मिलेगा। इसको वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स की पहचान कैसे होगी? जब x² y² दोनों किस में हो? 2 डिग्री में हो, पर x² और y² का कोफिशिएंट सेम नहीं होना चाहिए।
जैसे सर्कल में तो सेम होता है, और इलिप्स में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जब इलिप्स के अंदर सेम हो जाते हैं तो वो सर्कल ही बन जाता है। समझ आई मेरी बात? तो ये कर्व तुम्हें बस इतने बनाने आने चाहिए। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुम्हें बड़े अच्छे से चीज समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वर्ड यूज करना बेटर रहेगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या है ये समझनी है हमें। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पक्का तैयार कर लेना यहाँ से, थोड़ा काम भी है इसके अंदर। तो कहता है अगर a से b तक हम फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर करते हैं, अगर हम a से लेके b तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक्चुअली में ये चीज मिलती क्या है। भाई a से b तक तुम फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा, मान लो 5 मिल गया। तो ये 5 चीज क्या है, ये 5 आया क्या? तो वो कहता है कि ये जो 5 है ना, ये कुछ भी नहीं होगा, ये एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस। ये कहता है कि फंक्शन के नीचे जितना भी एरिया बना है ना, वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा एरिया हो जाएगा विद एक्स एक्सिस। अगर ये इंटीग्रेशन बाई चांस y के रिस्पेक्ट में हुआ है, ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन y एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो जाए, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये एरिया ऑफ द कर्व ही बनेगा, एरिया अंडर द कर्व ही बनेगा, पर ये विद क्या बनेगा, y एक्सिस के साथ बनेगा। समझेंगे इस बात को, इस बात को हम समझेंगे। यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो मुझे एरिया अंडर द कर्व देता है, एरिया अंडर द कर्व दे देता है। समझ में आ रही है बात? तो हमें यहां से नहीं समझना है, वो यहां से कहेगा कि एरिया अंडर द कर्व निकालो, वो मुझे ये कहेगा एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो मुझे फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना है। अब ये जो एरिया है ना, ये हमारा 4 तरीके से यूज हो सकता है, ये 4 तरीके का एरिया बन सकता है। तो ये चारों टाइप्स तुम्हें समझनी है। टाइप्स ऑफ एरिया कैसा कैसा बन सकता है एक्सिस के साथ, टाइप्स ऑफ एरिया, एरिया की तुम्हें क्या समझनी है, टाइप समझ। पहली टाइप क्या समझनी है, देखो पहली टाइप के अंदर जो तुम्हारा कर्व बनेगा ना, कर्व वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो कर्व हमेशा वैल्यू लेगा वो क्या लेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव होगी ही नहीं। यानी कि आसान भाषा में मैं बताऊं तो जो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो हमारी वाई एक्सिस है, तो जो हमारा कर्व है ना वो सिर्फ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा। इस तरीके का कर्व है मान लो। अब क्या इस कर्व ने कहीं कोई नेगेटिव वैल्यू ली है? देखो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही चल रही है ऊपर की तरफ, और कर्व हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है सारी की सारी। तो ये जो फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमेशा क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर बना। ये जो मेरा कर्व था ये क्या बना, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर ही बना। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा a है, मान लो यहाँ a है, यहाँ a है, कहीं भी a है तुम्हारा, मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे तो तुम्हारा x इज इक्वल टू a है, और यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू b है, ये कह दिया। अब तुमसे वो क्या क्वेश्चन करेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम a टू b, ये सवाल लिख देगा। कहेगा फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, जैसे x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 5, ऐसे लिख दिया। तो यानी कि वो पूछना क्या चाह रहा है तुमसे, वो तुमसे ये चीज पूछना चाह रहा है कि भाई a से लेके b तक जो तुम्हारा फंक्शन है उसने x एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया। तो उसने x एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाया, ये वाला एरिया बनाया, ये सारा का सारा एरिया, यही तो होगा x एक्सिस के साथ और फंक्शन से नीचे, x एक्सिस के साथ और फंक्शन से नीचे जो हमारा एरिया है वो ये बनेगा। तो यानी कि मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया हमने अभी अभी देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से कि ये जो एरिया है मेरा, ये एरिया क्या बनेगा मेरा कि भाई a से लेके b तक फंक्शन को क्या करा दो, इंटीग्रेट करा दो।
तो ये सबसे आसान और सबसे पहली टाइप बन गई, सबसे इजीएस्ट टाइप मेरी ये बन गई। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी पे तुरंत अभी बेस्ड, जैसे कि फिर तुम्हें समझ आ जाएगी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास कोई शीट नहीं है, मैं ऐसे ही कराऊंगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, इन चारों कर्व्स से जो एरिया बन रहा है ना, वो एरिया फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो सबसे पहले एरिया का क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान सवाल मान लो, ये बहुत बेसिक सवाल है, सीबीएसई 2021 के सैंपल पेपर में था ये। सबसे पहले तुम्हें कर्व आइडेंटिफाई करने हैं। कर्व कौन सा है जो मेन कर्व है तुम्हारा, मेन कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये चीज क्या है, ये एक पैराबोला है, अभी तो कराया था पैराबोला। ये पैराबोला बना के रफ में देख लो कैसा बनेगा। x के ऊपर, चलो कमेंट करके बताओ ये पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला कैसा है। सबसे पहले क्या करोगे, जिसके ऊपर जीरो लिखा, जिसके ऊपर क्वाड्रेटिक बना हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको जीरो के बराबर रखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि y एक्सिस। तो जो ये हमारा पैराबोला ये y एक्सिस पे बनेगा, या तो ऐसे ऊपर बनेगा या ऐसे नीचे बनेगा, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, अब दूसरे वाले वेरिएबल का साइन देखो, y का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, y का पॉजिटिव साइन है, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। और बनेगा कहां से, पैराबोला बनेगा कहां से, जहां पे x में से जो घट रहा है और y में से क्या घट रहा है। x में से क्या घट रहा है, x में से भी जीरो घट रहा है और y में से भी जीरो घट रहा है, x और y दोनों में से जीरो जीरो घट रहा है, यानी कि ये मेरा पैराबोला जीरो जीरो से अपवर्ड पैराबोला ऐसे बन रहा है, आया ना, जीरो जीरो से ये मेरा पैराबोला ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। समझ आ रही है बात। और कहा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1, x की वैल्यू -1 तुम्हें कहां दिखेगी, x की वैल्यू -1 कहीं यहां दिखेगी और x की वैल्यू +1 तुम्हें कहीं यहां दिखेगी। ठीक है, और x एक्सिस तुम्हें पता है कौन सी है, x एक्सिस हमें पता ही है, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये जो है ये हमारी x एक्सिस हो। अब इनके बीच का एरिया कौन सा बन रहा है, अगर इन सारी चीजों के बीच का एरिया पूछो, ये तो x की वैल्यू -1 है और यहाँ x की वैल्यू +1 है, अगर इन सब के बीच का एरिया देखो तो क्या ये वाला एरिया नहीं हो गया, आधा एरिया तो ये इधर है और आधा एरिया ये इधर है, ये हो गया, ये सारा एरिया है। क्या ये सारा का सारा एरिया x एक्सिस से ऊपर नहीं है, क्या ये सारा का सारा एरिया तुम्हारा x एक्सिस से ऊपर नहीं है। तो अगर मेरे को ये एरिया निकालना है तो ये एरिया क्या बनना चाहिए, एरिया मेरा क्या बनना चाहिए कि भाई -1 से 1 तक fx का इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि y, fx बोलो या y बोलो, fx और y दोनों सेम ही है, y इज इक्वल टू यानी कि y का इंटीग्रेशन कर दो। और y तुम्हारा क्या है, y है तुम्हारा, y की वैल्यू उसने दी हुई है क्या है, एक्स स्क्वायर dx, है ना। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³/3, लिमिट लग जाएगी -1 से 1, 1/3 तो आ जाएगा बाहर, 1 का क्यूब हो गया 1, माइनस में माइनस क्यूब का -1 का क्यूब हो गया -1, तो 1 में जब -1 जुड़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा एरिया आ गया, बोलो समझ आया कि नहीं आया। ये एक आसान सा सवाल है, ये फर्स्ट टाइप हो गई तुम्हारी। क्लियर हुई बात या नहीं हुई अच्छे से। बोलो जल्दी बोलो। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का फंक्शन, फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेशन। ये पहली ऐसा इंटीग्रेशन बन सकता है जब मेरा कर्व पूरा का पूरा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा।
दूसरे वाले केस में क्या हो सकता है कि मेरा कर्व जो है वो थोड़ा मोड़ा नेगेटिव भी बन जाए। दूसरे टाइप में क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना मेरा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू ले, हो सकता है मेरा फंक्शन कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले ले, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है मेरा कर्व थोड़े मोड़े पार्ट में तो नीचे हो और थोड़े मोड़े पार्ट में ऊपर हो, ऐसा भी कर्व बन सकता है। हाँ हाँ, एग्जाम में ही आता है, और क्या आता है। तो ऐसा कर्व बना दिया, इसने कुछ वैल्यूज नेगेटिव ली है नीचे, यहां से यहां तक ये नेगेटिव है और यहां से आगे ये पॉजिटिव है। और मान लो मैंने कह दिया कि x इज इक्वल टू ए से, मान लो यहाँ पे तुम्हारा x इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे मान लो तुम्हारा x इज इक्वल टू बी है। ए से बी तक बताओ फंक्शन ने कितना एरिया कवर किया x एक्सिस के साथ। तो अगर x एक्सिस के साथ एरिया देखोगे तो कौन सा बनेगा, देखो ये वाला एरिया यहाँ पे बन रहा है और ये वाला एरिया यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। अगर हम एरिया देखें, एरिया मेरा ये बनेगा, इधर तो एरिया ये वाला है और इधर एरिया मेरा ये वाला है, ये वाले मेरे एरियाज हैं। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ती है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करा है, मान लो ये सी पॉइंट है। अब देखो ये वाला पार्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मुझे पता ही है कि सी से लेके बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा, सी से बी तक तो पता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज तुम्हें देखनी है कि फंक्शन की सारी वैल्यूज क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं फंक्शन की। और जब तुम नेगेटिव वैल्यूज को जोड़ोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। जब हम नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही तो आंसर आएगा। पर क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है? एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, यानी कि मुझे तो एरिया पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे मॉडुलस वाला केस होता है, मॉडुलस में जब कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। मॉडुलस के अंदर कुछ चीज नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि ए से लेके सी तक मेरा जो फंक्शन है ना वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया नहीं तो नेगेटिव निकलेगा, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं दो पार्ट्स में कैलकुलेट करूंगा। मैं कहूंगा भाई पहले ए से लेके सी तक हमारा फंक्शन नेगेटिव है तो उसका अलग करो, इस फंक्शन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ए से लेके सी तक हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। प्लस में फिर सी से लेके बी तक कोई समस्या नहीं है, हमारा फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है, सी से बी तक हमारे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये जो एरिया है ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। बस यही काम है और कुछ नहीं करना है, इतना ही काम है। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि लाओ मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पे बेस्ड। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 6 with x axis and the lines with x axis and the lines x is equal to -2 and x is equal to 3। ये क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि ये लाइन दिख रही है तुम्हें, ये लाइन की इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो इस लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए तुम्हें। तो लाइन को ड्रॉ करो फिर हमें समझ आएगा कि क्या एरिया पूछा है। इंटीग्रेशन के इस सवाल में अगर किसी ने रफ स्केच बनाया तो ही उसका सवाल होगा, नहीं तो उसका सवाल नहीं होना। ठीक है, तो रफ स्केच ड्रॉ करो सबसे पहले 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 का। तो दो पॉइंट हम लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, एक बार x को 0 रख देते हैं, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, यानी कि एक पॉइंट तो आ रहा है 0, -3 और एक आ रहा है अगर हम y को 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2, 0 ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, यानी कि y की वैल्यू -3 यहां मिलेगी और x की वैल्यू +2 यहां मिलेगी। तो हमारी जो लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही होगी, हमारी जो लाइन है वो कुछ ऐसे ड्रॉ हुई होगी, मानते हो?
जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसे ड्रॉ हुई होगी, थोड़ी और बड़ी बना लो, ये हमारी लाइन ड्रॉ हुई होगी। हाँ डायग्राम फेयर में ही बनाना है, वो बोलेगा कि रफ स्केच बनाओ, फेयर में ही बनाना है, इसी के तो नंबर मिलेंगे। डायग्राम बनाने के, रफ स्केच बनाना है इसमें ही। ये हमारा बना। अब x की वैल्यू -1 कहाँ दिखेगी, x की सॉरी -2, x की वैल्यू -2 दिखेगी यहाँ पे, और x की वैल्यू 3 कहाँ दिखेगी, अब 3 का नहीं पता, 3 इस पॉइंट से आगे है कि पीछे है ये नहीं पता। ये कैसे पता लगेगा, तुम्हें ये पॉइंट देखना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या बन रहा है, ये पॉइंट कैसे पता लगेगा, ये पॉइंट तो निकाल ही लिया तुमने, 2,0 ये पॉइंट ये निकाल लिया 2,0, तो 3 जो है वो आगे ही मिलना है, तो x = 3 यहां मिलेगा, हाँ है ना। तो अब अगर मैं एरिया देखूं, जो मेरा एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, -2 से, तो यहाँ ये वाला एरिया कवर होगा, और 3 से ये वाला एरिया कवर होगा, तो जो एरिया है वो हमारा ये वाला बन जाएगा, यहां से ये वाला। यानी कि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा कर्व है वो नेगेटिव कहाँ पे है, -2 से लेके 2 तक, और फिर 2 से लेके 3 तक पॉजिटिव है। यानी कि हम क्या करेंगे, एरिया किस तरीके से निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे -2 से लेके 2 तक। पहले तो y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। y यहां से कितना आएगा, 2y की वैल्यू आएगी 3x - 6, और y आएगा हमारा 3x - 6/2, ये मेरा y आएगा। तो -2 से लेके 2 तक जो मेरा y है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस में 3x - 6/2 dx, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर 2 से लेके 3 तक हमारा y पॉजिटिव है, उसमें कोई समस्या है नहीं, तो उसके बाद उसका इंटीग्रेशन ऐसे कर, फिर इसको सोल्व कर लेंगे बस, ये तो कर ही लोगे आगे का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दूसरा टाइप हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेकंड टाइप हो गया। बोलो समझे या नहीं समझे, हाँ या ना, ये दोनों टाइप समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो फिर अब मैं थर्ड टाइप पे चलता हूँ। थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है कि अब जो चीज एक्स एक्सिस के साथ हुई है वही चीज वाई एक्सिस के साथ भी हो सकती है, तो हम यही दोनों के दोनों केसेस जो एक्स के साथ डिस्कस किए ये वाई के साथ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड केस में हम जो एरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मैं फंक्शन में से y = fx लिख रहा था, जो पिछले दोनों केसेस थे उसमें मैं y = fx लिख रहा था। अब मैं क्या लिखूंगा, x = f(y) लिखूंगा। अब मैं y के रिस्पेक्ट में करना चाह रहा हूं सारा का सारा काम, तो जैसे कि मान लो वो पता कैसे लगेगा, वो y की ही लिमिट्स देगा। जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब y पॉजिटिव कहां होता है, देखो जब तुमने y = fx लिखा था तो फंक्शन पॉजिटिव कब हो रहा था, जब y की वैल्यू पॉजिटिव थी। फंक्शन नेगेटिव कब हो रहा था, y की वैल्यू नेगेटिव थी। तो मैं कह रहा था कि ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और नीचे बनेगा तो नेगेटिव है क्योंकि y की वैल्यू नीचे नेगेटिव होती है। अब अगर तुम फंक्शन उल्टा बना रहे हो x = fy, तो जो इस फंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव है, इस फंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव x के हिसाब से देखना पड़ेगा। जहां पे x पॉजिटिव होगा वहां पे ये फंक्शन पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव कहां होता है, इधर राइट साइड में, और y पॉजिटिव और x नेगेटिव कहां होगा, यहां लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा। जैसे मैं अप एंड डाउन देख रहा था अभी तक, अब लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा। तो मान लो पहला तुम्हारा ऐसा फंक्शन बन गया x = fy, ऐसा फंक्शन बन गया जो सारा का सारा लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। मान लो ये फंक्शन बन गया, क्या ये फंक्शन पूरा का पूरा तुम्हारा लेफ्ट साइड राइट साइड में नहीं बना, देखो इसने सारी की सारी जो वैल्यूज ली है एक्स की वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली है, एक्स की वैल्यू ली है ना यहाँ पे राइट साइड वाली, तो ये सारा का सारा फंक्शन पॉजिटिव है, एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है। अब वो रेंज तुम्हें क्या देगा कि भाई y = a से लेके y = b तक बताओ
हमारे फंक्शन ने कितना एरिया कवर किया। अब वो रेंज ही तुम्हें वाई में देगा। जब वो रेंज तुम्हें वाई में देगा तो तुम्हें समझ जाना है कि इसके अंदर मेरे को वाई के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना है, ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये तुम्हें ऑलरेडी समझ जाना है वाई की लिमिट्स देख के। समझे इस बात को? कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये वाला एरिया। वाई एक्सिस के साथ वाला ये सारा का सारा एरिया ऐसा बनेगा, हाँ या ना? और अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये एरिया क्या होना चाहिए, ए से लेके बी तक सारे के सारे जो ये एफ वाई हैं ये पॉजिटिव ही तो हैं। सारे के सारे जो ये एफ वाई हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो इन सारे के सारे एफ वाई का हम क्या कर देंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये मेरा सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। समझ आई बात? जो एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा था वो वाई के रिस्पेक्ट में चलेगा। और चौथे केस में क्या हो सकता है, चौथे केस में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एरिया है ये थोड़ा मोड़ा नेगेटिव भी बन जाए। कैसे? यानी कि फंक्शन हमारा थोड़ा सा लेफ्ट में भी आ जाए। जैसे मान लो हमारा फंक्शन ऐसे आ गया, हमारा फंक्शन मान लो, सॉरी, हमारा फंक्शन मान लो ऐसे आ गया, ये हमारा फंक्शन बन गया मान लो। अब इसने कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी ली है ना पीछे की तरफ, एक्स एक्सिस से ये लेफ्ट में भी आया है, तो इसने अब कुछ वैल्यूज नेगेटिव ली है। वाई के रिस्पेक्ट में मत सोचो, एक्स के रिस्पेक्ट में सोचो। अगर अब मैं वाई की लिमिट्स दे दूं तुम्हें ए से लेके बी, मान लो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे y इज इक्वल टू बी है, तो जो मेरी लिमिट्स हैं उसके अंदर जो मेरा एरिया बन रहा है वो क्या बनेगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए है और यहाँ पे y इज इक्वल टू बी है। तो जो मेरा एरिया बनना चाहिए इस केस में, वो एरिया कौन सा बनना चाहिए, आधा एरिया तो इधर होगा ये वाला और आधा एरिया इधर होगा ये वाला। ये एरियाज बनने चाहिए, है ना? तो तुम्हें भी यहाँ पे अब ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कहाँ पे इसने वाई एक्सिस को कट किया है, सी पॉइंट। समझ आ रही बात? तो अब इसमें नेगेटिव कौन सा पार्ट बन गया, इसके अंदर ये नीचे वाला नेगेटिव बन गया ये वाला, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है। तो पहले हम एरिया में क्या करेंगे, ए से लेके सी तक एफ वाई करेंगे, ठीक है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ पे एफ एक्स तो नहीं लिखा, हाँ एफ वाई लिखा था। तो ये वाला एफ वाई नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर सी से लेके बी तक जो एफ वाई है वो पॉजिटिव है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझे या नहीं समझे? ये चार टाइप्स हैं। तो अब मैं इस वाई एक्सिस वाले पे एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखो, ये सीबीएसई 2023 में ही 5 नंबर का आया हुआ सवाल है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है, स्केच द रीजन, कह रहा है कि स्केच करो पहले रीजन को बाउंडेड बाय 2y इज इक्वल टू 2y प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस। कह रहा है पहले तो इन सब से जो बन रहा है एरिया उसका स्केच करो, हैंस ऑब्टेन एरिया, हैंस ऑब्टेन एरिया, और उसी का यूज करके एरिया निकालो यूजिंग इंटीग्रेशन। ये सवाल है। धन्यवाद मनुपाल। अच्छा, कर्व कौन सा है, मेन कर्व कौन सा है, कमेंट करके बताओ। मेन कर्व क्या बन रहा है, पहले कमेंट करो। जो तुम्हारा मेन कर्व बन रहा है इसके अंदर वो क्या चीज है, जो इसमें मेन कर्व बन रहा है हमारा वो क्या चीज है? कमेंट गड़बड़ कर रहे हैं। जो हमारा मेन कर्व है इसके अंदर वो क्या है, ये मेन कर्व है। ये क्या चीज है पहले ये पता होनी चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल प्रथम, और यहां से तुम्हें पता लग गया ना कि y के रिस्पेक्ट में चल रहा है सारा का सारा काम। यहां से ये बात समझ आई कि नहीं आई कि सारा का सारा काम y के रिस्पेक्ट में चल रहा है। सारी की सारी जो है y की लिमिट्स दी हुई है और y एक्सिस के साथ ही बात कर रहा है। तो जो एरिया बन रहा है वो y के रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश हो रही है।
सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ करके देखो, लाइन हमारी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। जब x की वैल्यू को 0 लोगे तो y की वैल्यू तो 8 आ जाएगी, यानी कि 0,8 तो एक पॉइंट बन जाएगा। और जब y की वैल्यू 0 लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी कि जो हमारी लाइन है वो कुछ कैसी दिखेगी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, हमारी लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। ये हमारी लाइन ऐसे जाएगी, समझ रहे हो। सर लाइव क्लास अटेंड करें या रिकॉर्ड अटेंड करें, जैसी अच्छी लगे वैसे करो यार मनु, में ज़्यादा समझ आ। तो x की वैल्यू कितनी है, 4,0 है, और यहाँ पे y की वैल्यू है 0,8। ये लाइन बनानी आई सबसे पहले। अब y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ से जाएगी, y इज इक्वल टू जो 2 लाइन है वो कहीं यहाँ से जाएगी ऐसे, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन बन गई। और फिर क्या है, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 लाइन इसी के ऊपर से जाएगी, हाँ है ना। ये दोनों लाइंस बना दी, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, बस और तो कुछ बचा नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये लाइंस बन गई, और y एक्सिस के साथ एरिया देखना है। अब y एक्सिस के साथ कौन सा एरिया दिख रहा है, ये तुम्हें इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है। तो देखो, अगर मैं हमारी लाइन को, जो ये हमारी लाइन बन रही है, अगर मैं हमारी लाइन को 2 से लेके 4 तक, अगर मैं हमारी लाइन को 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दूं तो यही एरिया निकलेगा, हाँ है ना। तो अगर मैं हमारी लाइन का एरिया निकालना चाहूं, सारा का सारा एरिया और राइट साइड में ही है, कोई एरिया लेफ्ट में तो नहीं आया, सारा का सारा एरिया राइट साइड में ही है, तो सारा पॉजिटिव है। तो मेरा एरिया क्या बन जाएगा, 2 से लेके 4 तक एफ ऑफ वाई डी वाई, यानी कि फंक्शन में से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फंक्शन में से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की। 2 से लेके 4 तक x डी वाई, यानी कि मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से लेके 4 तक 8 माइनस वाई बाई 2 डी वाई। 2 को तो बाहर निकाल लो, तो 8 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 8y, और y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 4 तक। अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो। जब अपर लिमिट रखेंगे तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। लोअर लिमिट रखेंगे तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8। माइनस में लोअर लिमिट रखो, 8 दूनी 16, और माइनस में 4/2 हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 1/2 24, और माइनस का 14, यानी कि 10/2, यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये CBSE 2023 में 5 नंबर का सवाल आया होगा, क्या नहीं कर सकते, बोलो क्या नहीं कर सकते, हाँ है ना। क्लियर हुआ। चलें आगे। अब बस ये मैंने सारी टाइप्स बता दी, इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं, इस पे बेस्ड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है।
देखो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, यहाँ से तो हमारा सवाल नहीं बनता है, वैसे ये बन गया तो बहुत अच्छी बात है, पर जनरली जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है एरिया बिटवीन द कर्व से। जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है? एरिया बिटवीन द कर्व। क्या एक दो क्वेश्चन और करा दूं इसके? अब एक एक दो क्वेश्चन और कर लो चलो, फिर मैं एरिया बिटवीन द कर्व बताऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कैच द रीजन, कैच द रीजन, पहले इस रीजन को स्केच करो, x कोमा y, y इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, फाइंड एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालो। ठीक है, अब बताओ मुझे ये कर्व क्या दिख रहा है तुम्हें? जो ये मेन कर्व दिख रहा है ये है क्या? इस कर्व को पहचानो सबसे पहले, रूट से इसको आजादी दिलाओ और इस कर्व को पहचानो, ये कर्व चीज क्या है, फिर बताओ, फिर आगे करेंगे। ये कर्व क्या चीज है? अनुप्रास और अमन फंस गए। देवेश ने सही बताया है, देवेश ने सही बताया है, वेरी गुड। देखो जब तक रूट वूट में हो इतने मत डिसाइड किया करो, जब तक रूट में हो इतने डिसाइड मत किया करो। प्रथम ने सही बताया, इसको रूट से आजादी दिलाओ। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये है। अगर ये पैराबोला बन रहा है तो पैराबोला की कोई फॉर्म दिख रही है तुम्हें इसके अंदर? पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कहाँ दिख रहा है ये तुम्हें? पैराबोला कहाँ दिख रहा है? पैराबोला की फॉर्म तो बननी चाहिए। ऐसी कौन सी फॉर्म बताई मैंने पैराबोला की? ऐसी कोई नहीं बताई। तो ये एक सर्कल बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर है 0 0, जिसका सेंटर क्या है? 0 0 है, और रेडियस कितनी है? रेडियस 2 है। सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है? 2 है। तो ये सर्कल ड्रॉ करो सबसे पहले तो। ये सर्कल कैसा दिखेगा? सेंटर 0 0 और रेडियस 2, ये ऐसा सर्कल दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब देखो उसने क्या कहा है कि सर्कल और एक्स एक्सिस, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में, यानी कि ये सर्कल है और ये एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच का अगर एरिया देखोगे सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का, तो क्या ये ऊपर वाला एरिया नहीं दिख जाएगा तुम्हें सारा? वैसे तो सारा का सारा नीचे वाला भी दिख सकता है, पर एक कोई भी ले लो तो हम ऊपर वाला ले सकते हैं। सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ये हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? तो ये एरिया कैलकुलेट करा रहा है। ये वाला पॉइंट कितना है? 2,0 है, और ये वाला पॉइंट कितना है? माइनस का 2,0। पहले तो इसका स्केच बनाना आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन का यूज करके ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? देखो -2 से लेके 2 तक सारा का सारा सर्कल ऊपर ही जा रहा है, तो -2 से लेके अगर 2 तक मैं सर्कल का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो यही तो एरिया आएगा ऊपर ऊपर वाला। मुझे कुछ नहीं करना, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है? -2 से लेके 2 तक मुझे y dx कर देना है, बस सिंपली। ये क्या कर देना है? y dx कर देना है। अब उसने इतनी मदद कर दी कि y उसने हमें निकाल के दिया है। अगर वो ऐसा सर्कल देता तो इसमें से फिर तुम्हें y निकालना पड़ता है, ऐसे समझ रहे हो? अगर वो सर्कल ऐसा देता तो फिर तुम्हें y निकालना पड़ता, उसने खुद निकाल के दे दिया, उसने तो मदद ही करी है। तो ये एरिया हो जाएगा -2 से लेके 2 तक
रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, समझ रहे हो? वैसे ये एरिया आना कितना चाहिए, वैसे ये एरिया आना कितना चाहिए बताओ? सेमी सर्कल का एरिया बन रहा है, पूरे सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 2 है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई आना चाहिए, और आधे का कितना आएगा, 2 पाई आएगा। वैसे तो मुझे पता है कि ये एरिया कितना आएगा, 2 पाई आएगा, पर इंटीग्रेशन का यूज करके निकालना है, समझ रहे हो? तो इसका इंटीग्रेशन करो और फिर देखो 2 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये हमारा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला यूज कर देंगे। कितना होगा, एक्स बाई टू रूट में सेम, रूट में सेम यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर लिमिट लग जाएगी -2 से लेके 2 तक। वैसे तो यार ये इवन फंक्शन था, है ना, थोड़ा सा लाओ मदद कर लेते हैं। वैसे तो ये इवन फंक्शन है, क्या एग्री कर रहे हो? क्योंकि x की जगह जब माइनस एक्स रखोगे तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक इवन फंक्शन बन रहा है। तो क्यों ना मैं ये लोअर लिमिट को तो 0 बना लूं, इंटीग्रेशन को डबल करके ऐसे लिख लेते हैं, ताकि लोअर लिमिट तो पुट करने का झंझट ना बचे, फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट का चक्कर खत्म कर लेते हैं। तो 2 एक्स बाई टू रूट में सेम, लिमिट लग जाएगी तुम्हारी 0 से लेके 2 तक, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये चाहे लिमिट पूरे पे कंबाइंड ही लगा दो, या चलो अलग अलग लगा दो, आसान पड़ेगी थोड़ी, 0 से 2 और यहाँ पे भी 0 से 2, यही होता है फॉर्मूला। तो जरा अपर लिमिट रख के देखो इसके अंदर, यहाँ अपर लिमिट रखो, यहाँ अपर लिमिट रखोगे तो 2 बाई 2, और देखो 4 माइनस 4 बन जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो 4 माइनस 4, तो ये तो 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट रखो, x की जगह पे 0 रखो, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, और 4 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 2, अच्छा ये x बाई ए लिख दिया मैंने, a की जगह 2 लिखो, सॉरी x बाई 2 आएगा ना। हाँ, इसके अंदर अब अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तो 2 बाई 2 1 बन जाएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, और 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 होता है 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। समझ आई बात? तो बाहर तो 2 है, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई, कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 2 पाई आना चाहिए था। बोलो समझे या नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो मैं तुम्हें फिर एरिया बिटवीन द कर्व्स का कंसेप्ट बता देता हूँ, जहां से 110% चांस है क्वेश्चन आने के। वैसे तो ये नहीं करोगे तो उसके बिना वो आएगा भी नहीं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है एरिया बिटवीन द कर्व्स का। कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन द कर्व्स। ये कैसे होगा, अब ये समझो, एरिया बिटवीन द कर्व्स। देखो, मान लो हमें एक नहीं, हमें 2-3 मेन कर्व दिए हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर हमारे को एक मेन कर्व दिख रहा था, जैसे कि एक सर्कल दे दिया, एक लाइन दे दी, एक मेन कर्व दिख रहा था। अब हमें एक से ज्यादा मेन कर्व दिखेंगे, हो सकता है सर्कल भी हो, पैराबोला भी हो, लाइन भी हो, सारे एक में ही हो जाए। इसलिए हम एरिया बिटवीन द कर्व यूज कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व नहीं, एरिया बिटवीन द कर्व्स, यानी बहुत सारे कर्व होंगे, उनके बीच में एरिया बन रहा होगा, तो हम एरिया बिटवीन द कर्व्स निकालना चाह रहे हैं। यानी कि क्या होगा, जैसे कि मान लो एक फंक्शन ऐसे जा रहा है, मान लो ये एक फंक्शन गया तुम्हारा, मान लो ये एक फंक्शन गया, और एक मान लो एक दूसरा फंक्शन जा रहा है इसके नीचे से ऐसे, ये दूसरा फंक्शन जा रहा है, ये मैंने बोल दिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ये मैंने बोल दिया, या ऐसे तो मत बनाओ, थोड़ा ढंग से बनाओ। मान लो एक कर्व तो तुम्हारा ऐसे जा रहा है,
ऐसे जा रहा है मान लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, और जो दूसरा कर्व है वो तुम्हारा क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स कर्व है, मान लो ये ग्रीन वाला, ये दो कर्व है मान लो तुम, ठीक है। तुमसे क्या कह रहा है कि इन दोनों कर्व के बीच का एरिया कितना होगा, कोई रेंज नहीं दी, कोई एक्स की वैल्यू नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस दो कर्व दे दिए और कह रहा है कि इनका ग्राफ बनाओ और इनके बीच का जो एरिया बन रहा है ना वो कैलकुलेट करो। तो वो कैसे करोगे, तो इनके बीच का एरिया कौन सा बन रहा है, सबसे पहले तो ये देखो इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया बन रहा है, तो हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों कर्व्स कट कहां कर रहे हैं। पहला काम तुम्हें यही करना है हमेशा कि फाइंड द, फर्स्ट स्टेप में यही करना है कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ कर्व। दोनों कर्व्स को सोल्व कर लेना है, दोनों कर्व्स को सोल्व कर लेना और ये पॉइंट निकाल लेने हैं, क्योंकि जैसे ये पॉइंट आ जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा x1, y1 और ये वाला पॉइंट है मान लो तुम्हारा x2, y2। तो ये वाला कितना होगा, या मान लो a, इसको तो मान लो a, b और इसको मान लो c, d। मान लो ये दो पॉइंट आ गए c, d। तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा, a, 0 बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा c, 0। तो हमें ये पता लग जाएगा कि एरिया कहां से कहां तक निकालना है। अब देखो एरिया अंडर द कर्व का ही यूज करेंगे, कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम एरिया अंडर द कर्व ही निकालेंगे। देखो जो ऊपर वाला कर्व है यानी कि एफ एक्स, जो एफ एक्स कर्व है इसका इंटीग्रेशन अगर मैं a से लेके c तक कर दूं, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं a से लेके c तक कर दूं तो कौन सा एरिया आ जाएगा। अगर मैं हमारे फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं a से लेके c तक, तो इस कर्व से लेके x एक्सिस तक का ये सारा एरिया आ जाएगा, है ना। अगर मैं हमारे फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं तो ये सारा एरिया आ जाएगा, है ना। और अगर मैं gx का इंटीग्रेशन कर दूं कहां से कहां तक, a से लेके c तक gx का, तो ये ग्रीन वाले से नीचे वाला एरिया आ जाएगा, है ना। और सोचो ऑरेंज वाले में से अगर मैं ये पिंक वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बीच वाला ही तो बचेगा। ऊपर वाले में से अगर मैं नीचे वाला घटा दूंगा तो ये बीच वाला ही तो बचेगा। समझ आई ये बात। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, a से लेके c तक, a से लेके c तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक का। और उसमें से हम क्या कर देंगे, a से लेके c तक gx का एरिया घटा देंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। बोलो ये समझ आया। जैसे कि अब मैं इस पे से कुछ क्वेश्चंस कराता हूं तुम्हें, ताकि बात तुम्हें ठीक ठाक तरीके से थोड़ी समझ आए। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई 2023 में ही आया हुआ है, 5 नंबर का, आसान है, सीबीएसई 2023 में ही आया हुआ है। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curves find the area of the region bounded by the curves x square is equal to y, y is equal to x plus 2 and xx and xx। बस यही क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ, इतनी ही बात लिखी हुई है। कह रहा है कि इन तीनों के बीच का जो एरिया है, हाँ हाँ ये सारा कवर हो रहा है पूजा, इससे हो जाएगा सब कुछ कवर, डोंट वरी। हमें क्या करना है, बस इन तीनों के बीच का एरिया निकालना है, कोई रेंज नहीं दी, कुछ नहीं दिया। सबसे पहले तुम्हें इन कर्व्स को प्लॉट करना आना चाहिए, और सबसे पहला काम क्या करना था,
इन दोनों को सोल्व करना है। तुम्हें देखना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यही बताया ना कि पहला काम क्या करना है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है कर्व का। तो इन दोनों कर्व्स को सबसे पहले क्या करो, सोल्व करो। एक कर्व तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, पहचान भी लो तब तक ये कर्व है क्या, और एक है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो और देखो पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। वैसे तो हमें x कोऑर्डिनेट की ही जरूरत पड़ती है क्योंकि x पे ही इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में होता तो y की जरूरत पड़ती, पर पूरा पॉइंट निकाल लो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, या ये बोल लो कि मैंने y की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दी है। तो इसको अगर मैं इधर ले आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, एक्स माइनस का टू, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की एक वैल्यू तो टू आ गई और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। बिल्कुल प्रथम पहला पैराबोला और दूसरा स्ट्रेट लाइन है। एक्स की वैल्यू जब दो लोगे तो वाई कितना आएगा, यहां रख दो, इस लाइन में रख दो। एक्स की वैल्यू दो लोगे तो वाई आएगा चार, और x की वैल्यू जब माइनस एक लोगे तो y आएगा वन। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स बन गए, एक तो 2,4 और एक बन गया -1,1। यानी कि जो ये हमारे कर्व्स हैं पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, ये कहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों पॉइंट्स पे कट करेंगे। अगला काम क्या होना चाहिए, स्केच बनाना है ताकि इंटीग्रेशन पता लगे कहाँ से कहाँ तक कैसे करना है, कौन सा एरिया बन रहा है ये पता होना चाहिए। पहले वाला जो कर्व है वो क्या है वो देखना है तुम्हें। ये सारा काम फेयर हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी रफ नहीं है, पेपर में एकदम ऐसे ही करके आना है, 5 नंबर का सवाल है। पहला वाला पैराबोला है, x इज इक्वल टू जीरो उसकी एक्सिस है, ये हमने ऑलरेडी बनाया था। ये हमारा एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा जो 0 0 से जाएगा, ऐसा सबसे स्टार्टिंग में यही बनाया था। तो ये मेरा पैराबोला हो गया पहला। दूसरे वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन बनाओ। जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो पॉइंट बनेगा 0,2। जब y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, -2,0, है ना। समझे। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें हमारी x की एक वैल्यू तो -2 और y की वैल्यू 2 है, तो जो हमारी लाइन जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, ये हमारी लाइन जा रही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना होगा, -2,0, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,2, है ना। अब पैराबोला के बीच में, पैराबोला के बीच में, लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है ये देखो। पैराबोला के बीच में, लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में ऐसा एरिया बनाना है जहां पे तीनों की बाउंड्री बने। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये वाला एरिया बनेगा, किसी के दिमाग में अगर ये वाला एरिया आ रहा है तो इसको मैं समझाता हूं कि ये एरिया क्यों नहीं बनेगा। किसी के दिमाग में ये वाला एरिया बन रहा होगा कि सर लाइन और पैराबोला के बीच में ये एरिया बन रहा है, पर भाई इसमें कहीं एक्स एक्सिस यूज हुई, बताओ। इस एरिया में कहीं एक्स एक्सिस यूज हुई, लाइन यूज हुई और सिर्फ पैराबोला यूज हुआ। एक्स एक्सिस तो बाउंड्री बना ही नहीं। सारे के सारे कर्व्स बाउंड्री बनने चाहिए जो दिए हैं, कहीं ना कहीं बाउंड्री में उनका हिस्सा होना चाहिए। क्या इस एरिया में कहीं एक्स एक्सिस का पार्ट आया, एक्स एक्सिस का तो कोई पार्ट नहीं आया। यानी कि ये तो लाइन और पैराबोला के बीच में, अगर वो सिर्फ इतना लिखता कि लाइन और पैराबोला के बीच में निकालो तो फिर ये एरिया हो जाता, लाइन और पैराबोला के बीच में सिर्फ। पर उसने क्या कहा है कि लाइन के बीच में, पैराबोला के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में, तो वो एरिया कौन सा बनेगा बताओ। क्या वो ये एरिया नहीं बनेगा, देखो लाइन भी है, पैराबोला भी है और एक्स एक्सिस भी है, तो क्या हमारा ये वाला एरिया नहीं बनना चाहिए। यानी कि वो हमसे ये वाला एरिया कैलकुलेट करवा रहा है।
एग्री करते हो इस बात पे? और इंटरसेक्टिंग पॉइंट तुमने निकाल लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू -1 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी ना, तो -1 1, और वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव मिलेगी 2,4। इसका तो कुछ यूज भी नहीं होगा। ये दो पॉइंट्स हैं। अब ये एरिया निकलेगा कैसे, यहां दिमाग लगाओ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। यानी कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ये चीज तो देख ही लो, अगर मैं ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहां से, तो ये -1,0 पे ड्रॉ होगा और ये 0 है। अगर मैं हमारी स्ट्रेट लाइन को, जो ये हमारी ग्रीन वाली स्ट्रेट लाइन है, इसको -2 से लेके -1 तक इंटीग्रेट कर दूं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा लाइन को इंटीग्रेट करने से। लाइन को इंटीग्रेट कर दे -2 से लेके -1 तक, ये लाइन जा रही है -2 से 1 तक, तो इसके नीचे का ये वाला एरिया आ जाएगा सारा का सारा। फिर -1 से लेके 0 तक अगर मैं पैराबोला का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया आ जाएगा ये सारा। और इनको अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा ये पूरा का पूरा एरिया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ? हाँ या ना? एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं -2 से लेके -1 तक हमारी स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि मेरी स्ट्रेट लाइन तो बस यहीं तक ही है ना, मेरी स्ट्रेट लाइन तो -2 से -1 तक ही है, यहीं तक है, उसको तो वहीं तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसके नीचे का एरिया आ जाएगा। फिर -1 से लेके 0 तक मेरा पैराबोला चल रहा है, फिर पैराबोला को इंटीग्रेट करूंगा तो उसके नीचे का एरिया आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, वो बनेगा -2 से लेके -1 तक। यहां से हमें क्या करना है, लाइन में से y निकालना है, y ऑफ लाइन dx। और फिर -1 से 0 तक मेरे को y कहां से निकालना है, पैराबोला से y निकालना है। तो -2 से -1 तक लाइन में से जब y निकालोगे, लाइन में से y निकला पड़ा है, कितना आएगा, x+2 dx। और -1 से लेके अगर 2 तक करोगे, पैराबोला में से y क्या आएगा, पैराबोला में से y आएगा x² dx। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया बन जाए। समझे या नहीं समझे, बताओ? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस में 2x, -2 से -1 प्लस में x³/3 -1 से, सॉरी -1 से 2 नहीं है, -1 से 0 है, 2 थोड़ी ना है, 0 है, -1 से 0 तक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, अपर लिमिट रखो, -1 रखोगे तो ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा -2। लोअर लिमिट रखोगे तो 4/2 2, यहाँ रखोगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3, अपर लिमिट रखी तो 0, लोअर लिमिट रखी तो -1, तो ये कितना हो गया देखो, -3/2, माइनस माइनस +2, और ये कितना हो गया, +1/3, ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कर लो, एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6 एलसीएम आ गया, तो -9 +12 और +2, 14 में से 9 गए तो 5, तो 5/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे समझे या नहीं समझे। सभी को ये बात क्लियर हो गई, बताओ? तो ये 5 नंबर का प्रॉपर ऐसे होगा ये क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं लास्ट।
एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। मैं सीधे कर्व ही लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये कर्व दिए हुए हैं, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू √3x एंड एक्स एक्स। इनके बीच का एरिया निकालना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप वाला क्वेश्चन है, कैसे पता करा? क्योंकि x एक्सिस के साथ एरिया निकाला था प्रथम, x एक्सिस के साथ एरिया निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो ये कर्व ड्रॉ करने हैं सबसे पहले। दिख रहा होगा पहले वाला कर्व कौन सा है? पहले वाला कर्व कौन सा है? सर्कल है, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है? सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है ना, बनाया था पहले। और दूसरे वाली क्या है? स्ट्रेट लाइन है। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना वो ओरिजिन से पास करती है। y इज इक्वल टू एम एक्स जो स्ट्रेट लाइन होती है वो या तो ऐसे जाएगी ओरिजिन में से, या वो ओरिजिन में से ऐसे जाएगी। ऐसे कब जाएगी? जब ये m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब ये m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर ऐसे जाएगी। समझ रहे हो? तो अब m की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी? इस तरीके से ये जाएगी हमारी स्ट्रेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, पहला काम तो वही करना है। एक्स वाई की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, √3x का स्क्वायर करोगे तो इज इक्वल टू 4, 4x स्क्वायर 4 आ जाएगा, x स्क्वायर 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू 1 एंड -1 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा? √3, -1 रखोगे तो -√3, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये -1 -√3 आएगा, और जो ये वाला पॉइंट है ये 1, √3 आएगा। हमें तो क्या करना है? एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन के साथ और सर्कल के साथ एरिया निकालना है। तो वो एरिया ये वाला बनेगा, लाइन भी है, सर्कल भी, और एक्स एक्सिस भी है, तो वो वाला एरिया ये वाला बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा हमारा। ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना है तुम्हारा? ये वाला पॉइंट है 2, 0। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, कितने पे? 1, 0 पे। तो ये एरिया कैसे बनेगा? मैं सिर्फ एरिया लिख देता हूं। ये तुम्हारा एरिया बनेगा, पहले तुम क्या करोगे? 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक इस लाइन का इंटीग्रेशन कर दोगे। 0 से लेके 1 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। 0 से लेके 1 तक लाइन को इंटीग्रेट कर दो, इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा। और फिर 1 से लेके 2 तक सर्कल का कर दो, 1 से लेके 2 तक सर्कल का कर दोगे तो उसके नीचे का आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? 0 से लेके 1 तक लाइन का, लाइन कितनी है तुम्हारी? √3x dx। फिर 1 से लेके 2 तक सर्कल में से y निकाल देना है। सर्कल में से y क्या निकलेगा? 4 - x स्क्वायर का √d। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। कर लेंगे अब इसको आगे सिंप्लीफाई, एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फिनिश ही कर देंगे हम। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। आज भी मैंने 10-12 क्वेश्चन तो करा दिए हैं, काफ़ी तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है। और मैंने DPP अपलोड करी है, और जो है क्या बोलते हैं, तुम NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज भी कोशिश करने की कोशिश करना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश कर देंगे। और हाँ सर, m इज स्लोप, बिल्कुल प्रथम m स्लोप है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जाएगी, नहीं तो ऐसे जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो फ्राइडे को हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। इस मंथ के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम आराम से कंप्लीट हो जानी चाहिए, शायद इसी मंथ में अगर सब सही रहा तो हम वेक्टर्स भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे, बाय। अच्छा, एक दूसरी बात है कि इसका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो
वन शॉट वीडियो पढ़ा है उसको जरूर देख लेना, उसमें भी मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनको कर लेना। जो यूट्यूब के ऊपर वन शॉट वीडियो पढ़ा होगा, अभी अपलोड हुआ था शायद लास्ट वीक, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, चलो बाय।